भरी जवानी में अपना ही मुंह काला करना, ये अत्यंत दुख की बात थी। ये तो वो समय होता है जब हर लड़की को सुंदर दिखने की चाह होती है, पर इस दुनिया में बैठे एक से बढ़कर एक हवस के भूखे दरिंदों से बचने के लिए राजकुमारी को यही कृत्य उचित लगा। और इसके सिवा वो बेचारी सोचती भी तो क्या। उसका इस दुनिया से मन तो तभी उठ गया जब वो अपने खुद के घर में खुद के बाप से ही नहीं बच पाई, तो अब तो फिर भी वो घर से बाहर ऐसी खुली दुनिया में थी जहाँ ऐसे ऐसे भेड़िए रहते हैं जो हमेशा किसी को भी नोच कर खा जाने की फिराक में रहते हैं। इसी सोच के साथ अत्यंत भारी हृदय से वो अपने पूरे शरीर पर कालिख पोत लेती है। राजकुमारी तारा ने पूरे शरीर पर इस तरह से कालिख पोत ली कि कोई उसे देखकर ये नहीं बता सकता था कि ये उसका असली रूप है या फिर कालिख पुता हुआ। वो ऊपर से नीचे तक अब एक क्रूप स्त्री नजर आ रही थी। राजकुमारी तारा ने जब इस हुलिये के साथ पानी में अपनी परछाई देखी तो वो भी खुद को नहीं पहचान पाई। अब जब राजकुमारी को पूरी तरह ये यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं पहचान पाएगा, अब उसे किसी से कोई खतरा नहीं है, तो वो अपनी ससुराल जाने का निश्चय करती है। राजकुमारी ने सोचा, कहीं और भटकने से बेहतर तो यही है कि प्रतापगढ़ ही जाया जाए। कम से कम वहां अपने पति को तो रोज देख लिया करेगी। अब उनके सिवा इस दुनिया में उसका है ही कौन। हाँ, ये अच्छा विचार है। इससे मैं उनके पास भी रह लूंगी और अपने परिवार की सेवा भी कर लूंगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, और ना ही मुझे किसी को यह घिनौना सच बताने की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं विचारों के साथ राजकुमारी तेजी से अपनी ससुराल यानी प्रतापगढ़ की ओर बढ़ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ीवान दिखाई दिया। राजकुमारी तारावती कुछ धन के बदले उसकी गाड़ी में बैठ गई। शाम होते होते राजकुमारी तारावती प्रतापगढ़ पहुंच जाती है। जब वो महल के मुख्य द्वार पर जाती है तो पहरेदार उसे रोक लेते हैं। काली कलूटी बदसूरत स्त्री को देख बोहें चढ़ाते हुए पहरेदार बोले, कौन हो तुम और अंदर कहाँ चली जा रही हो? पहरेदारों की बात सुन राजकुमारी तारा ने विनती की कि वो एक दुखियारी स्त्री है जो दर दर भटकते हुए बहुत दूर से सिर्फ राजा साहब से मिलने आई है। उसकी हालत देख उसे एक भिखारिन समझ महल के पहरे पर खड़े पहरेदार उसे धमकाकर वहां से भगा देते हैं। राजकुमारी तारा का दिल दहाड़े मार मार कर रो रहा था। कितनी ही मुश्किल से, कितनी ही उम्मीदों के साथ वो यहाँ आई थी। राजकुमारी तारा इतनी दुखी थी कि वो किसी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने की सोच रही थी। फिर उसने सोचा, बिना अपनी आखिरी कोशिश किए ऐसे तो अपने प्राण नहीं त्यागेगी। वो प्रतापगढ़ की एक सराय में रुक गई। उसने निश्चय किया कि कल सुबह फिर से अपने ससुर यानी राजा महाराज से मिलने की कोशिश करेगी। जैसे ही सुबह होती है राजकुमारी तारा फिर से राजा महाराज से मिलने का प्रयत्न करती है, पर कल शाम की ही तरह पहरेदार उसे वहां से भगा देते हैं। अंततः राजकुमारी ने निर्णय किया कि वो महल के बाहर ही राजा की प्रतीक्षा करेगी। महलों में राज करने वाली राजकुमारी किसी भिखारिन की तरह सुबह से लेकर शाम तक राजमहल के मुख्य द्वार पर राजा के इंतजार में बैठी रहती कि कब राजा बाहर आए और कब वो उससे अपने मन की बात कहे। इसी तरह बेचारी राजकुमारी के 3 दिन गुजर जाते हैं। वो सुबह आकर राजमहल के द्वार पर बैठती, पूरा दिन राजा की एक झलक का इंतजार करती और शाम को थक हार कर उदास मन से वापस सराय लौट जाती। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। आज उसका चौथा दिन था जब वो बेचारी उदास मन से राजमहल के द्वार पर बैठी हुई थी। तभी राजमहल का मुख्य द्वार खुलता है और घोड़े पर सवार राजा धर्मपाल राजमहल के बाहर आते हैं। राजा को देखते ही फुर्ती के साथ राजकुमारी तारा उनके घोड़े के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, हे राजा महाराज, बहुत दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एकदम से घोड़े के सामने आई युवती को देख राजा थोड़े से असहज हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम? राजकुमारी तारा कुछ कहती, इससे पहले ही द्वार पर खड़े पहरेदार बोले, महाराज, ये कोई पागल लड़की है जो पिछले कुछ दिनों से आपसे मिलने की जिद कर रही है। हमने इसको बहुत बार भगाया भी, लेकिन फिर भी ये हर रोज यहाँ आ जाती है। तभी राजकुमारी तारा बोली, माफ करे महाराज, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं तो एक दुखियारी स्त्री हूँ जो बड़ी उम्मीद लेकर आपसे मिलने आई हूँ। राजकुमारी की बात सुन राजा बोला, सुनो लड़की, अभी तो मैं किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहा हूँ। तुम कल इसी समय राजदरबार में आ जाना। कल तुम्हें अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। इतना कह राजा धर्मपाल वहां से चले जाते हैं। राजा से आश्वासन मिलने पर राजकुमारी वापस सराय चली जाती है। अगले दिन राजा के कहे अनुसार जब राजकुमारी तारा उनसे मिलने के लिए आती है तो पहरेदार बिना किसी रोक टोक के उसे अंदर जाने देते हैं। महल के अंदर आते ही राजकुमारी तारा की नजरें हर जगह राजकुमार अभिमन्यु को ढूंढ रही थीं, पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। राजकुमारी राजसभा में चली जाती है
जब वो राजसभा में आती है तो एक काली कलूटी बदसूरत सी महिला को देख राजसभा के सभी सदस्य बड़ी अजीब नजरों से उसे घूर रहे थे। राजकुमारी तारा राजा धर्मपाल के समक्ष जा उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। तारा को देख राजा धर्मपाल बोले, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल महल के द्वार पर मेरे घोड़े के सामने खड़ी हो गई थी। कहो तुम मुझसे किस लिए मिलना चाहती थी। राजा की बात सुन राजकुमारी तारा बोली, महाराज मेरा नाम चंदा है। मैं पास के ही राज्य से बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। आपके बारे में बहुत सुना था कि आप बड़े नेक और दयालु हैं। महाराज मेरे परिवार में कोई नहीं है, एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मेरा कोई नहीं है, आप मुझे कोई भी काम देकर नौकरी पर रख लीजिए। तारा की बात सुन राजा धर्मपाल ने एक बार उसे गौर से देखा और बोला, मेरे पास नौकरों की कोई कमी थोड़े ही न है जो मैं किसी दूसरे राज्य की बदसूरत सी दिखने वाली लड़की को अपने राजमहल में नौकरी पर रखूंगा। राजा के मुख से ये बात सुन राजकुमारी तारा बहुत निराश हो जाती है। आगे राजा बोला, अगर ये बात तुम मुझे कल द्वार पर ही बता देती तो मैं तुम्हें वहीं मना कर देता। खामखा तुमने मेरा और अपना वक्त बर्बाद किया। तब राजकुमारी अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहने लगी, महाराज मुझे आप कुछ भी काम दे दीजिए, बस मेरी 2 शर्तें हैं। राजकुमारी तारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही पूरा राज्य दरबार हंसी ठहाकों से गूंज उठा। बड़ी अजीब लड़की है, राजा इसे नौकरी तक देने को तैयार नहीं है और ये है कि राजा के सामने शर्त रख रही है। बड़ी ही मूर्ख लड़की है। राजकुमारी की शर्त वाली बात सुन राजा धर्मपाल भी आश्चर्य से भर गया और उत्सुकता के साथ बोला, अच्छा बताओ तो तुम्हारी वे कौन सी शर्त है। राजकुमारी बोली, महाराज पहली ये कि मुझे अपने काम के बदले बस 2 वक्त की रूखी सूखी रोटियां ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा की मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए आप इसे मेरी पहली शर्त ही मान सकते हैं। राजा ने सोचा, बड़ी बेवकूफ लड़की है, एक तो काम के बदले सिर्फ सूखी रोटियां मांग रही है और दूसरा उसे शर्त का नाम भी दे रही है। राजा उसकी मूर्खता पर मन ही मन मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, अपनी दूसरी शर्त बताओ। राजकुमारी तारा बोली, महाराज मेरी दूसरी शर्त ये है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, भले ही मेरी गलती के बदले मुझे कोड़े मारने की सजा दे दीजिएगा। इतना कह राजकुमारी तारा घुटनों पर बैठकर राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली, महाराज मुझ अनाथ पर दया कीजिए, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। उसको यूं गिड़गिड़ाते देख राजा धर्मपाल को उस पर दया आ जाती है। अंततः वे उसे जानवरों के बाड़े का काम दे देते हैं। राजा के पास बहुत गाय थीं, जिनको खिलाने पिलाने से लेकर उनको चराने ले जाने और बाड़े की साफ सफाई तक का सारा काम राजकुमारी तारा को सौंप दिया जाता है। उसके रहने की व्यवस्था भी पशुओं के साथ बाड़े में ही कर दी जाती है। राजकुमारी तारा अत्यंत खुश थी। जब एक नौकरानी चंदा यानी राजकुमारी तारा को बाड़े के पास लेकर जाती है तो राजकुमारी तारा को बाड़े से कुछ ही दूरी पर राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अपने पति को बस कुछ ही कदम दूर खड़े देखकर राजकुमारी तारा का हृदय अंदर से उमड़ आता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक साथ पता नहीं कितनी ही भावनाएं राजकुमारी के अंदर बह रही थीं। उसका दिल कर रहा था कि अभी भागकर अपने पति के पास जाए और उसके पैरों में गिर जाए और अपने साथ बीती पूरी व्यथा उनके आगे कह सुनाए और उन्हें बता दे कि वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। पर समय की नजाकत को देखते हुए राजकुमारी अपनी भावनाओं पर काबू पा लेती है और चुपचाप नौकर के साथ बाड़े के अंदर जाने लगती है। तभी राजकुमार अभिमन्यु के पास खड़े एक व्यक्ति ने हाथ से इशारा कर राजकुमारी तारा को अपने पास बुलाया। धड़कते दिल के साथ राजकुमारी तारा राजकुमार के पास जाती है। आज पहली बार वो अपने पति को इतनी नजदीक से देखने वाली थी। जब राजकुमारी राजकुमार अभिमन्यु के पास गई तो उनके पास खड़ा उनका सेवक राजकुमारी से बोला, तेरा नाम क्या है? राजकुमार अभिमन्यु जानना चाहते हैं। सेवक के इतना कहने पर राजकुमारी तारा राजकुमार अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। पहली बार उसने अपने पति को इतने पास से देखा था। वो अपने सुंदर नौजवान पति को आंखों में बसा लेना चाहती थी। जब उसने गौर से राजकुमार अभिमन्यु को देखा तो वो उन्हें देखती ही रह गई। उनका सुंदर रूप और हष्ट-पुष्ट शरीर, ये वही सूरत थी जिसको देखने के लिए वो इतने वर्षों तक तरसी थी, इतने कष्ट सहे थे। राजकुमारी को ऐसे एक सांस राजकुमार को घूरते देख उनके पास खड़ा व्यक्ति बोला, ऐसे क्या देख रही है? क्या तूने कभी कोई राजकुमार नहीं देखा? अपनी नजरें नीची रख। क्या तूने कभी खुद को आईने में देखा है? तू इतनी बदसूरत है, इतनी कलमुही है, अगर तू शीशे को भी देखे तो वो भी टूट जाएगा। इतना कह वो आदमी घिनौनी हंसी हंसने लगा। राजकुमारी तारा बेचारी शर्म से पानी पानी हो गई। तभी राजकुमार अभिमन्यु पास खड़े व्यक्ति की हरकत पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर वो कुरूप है, काली है, बद्दी है तो इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? अरे मूर्ख आदमी,
ये तो उस ऊपर वाले की बनाई रचना है। वो किसी को कैसा तो किसी को कैसा बनाता है। किसी के शक्ल सूरत का उपहास करना मतलब उस ऊपर वाले की तौहीन करना है। राजकुमार अभिमन्यु की बात सुन पास खड़े व्यक्ति का अपना सा मुंह हो जाता है। वहीं पास खड़ी राजकुमारी ने जब राजकुमार के शब्दों को सुना तो उसके दिल में राजकुमार की इज्जत कई गुना बढ़ गई। उसे फक्र हो रहा था कि वो इतनी अच्छी सोच, इतने सुंदर विचारों वाले पुरुष की जीवन संगिनी है। राजकुमारी तारा शर्माते हुए राजकुमार की तरफ देखते हुए बोली, जी मेरा नाम चंदा है। राजकुमार बोला, ठीक है चंदा, अब तुम जाओ। राजकुमारी बाड़े में आकर अपने काम में मशगूल हो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राजकुमारी की अच्छी देखरेख की वजह से गायों के दूध में भी वृद्धि होने लगी। सारी गायें अब दिखने में पहले की तुलना में अधिक सुंदर, साफ सुथरी और हष्ट पुष्ट नजर आने लगी। राजकुमारी तारा को जो भी काम सौंपा जाता वो उसे पूरा मन लगाकर करती। धीरे धीरे उससे घृणा करने वाले लोग भी उसका सम्मान करने लगे। राजा अब उसे बाड़े से हटकर अन्य काम भी सौंपने लगे। हर काम को राजकुमारी पूरी लगन के साथ करती। वो हर समय इसी फिराक में रहती कि कब उसे राजकुमार अभिमन्यु के दर्शन हो। जिस दिन राजकुमारी को राजकुमार के दर्शन हो जाते वो दिन उसका बड़ी खुशी के साथ गुजरता। ऐसे बीतते समय के साथ राजकुमारी तारा के दिन भी बड़े अच्छे से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ उसका पिता यानी राजा मदन पाल राजकुमारी के न मिलने से बहुत अधिक चिंता में रहता था। वो उसकी गुमशुदगी की घोषणा भी नहीं करवा सकता था क्योंकि उसने राजकुमारी तारा को मृत घोषित किया हुआ था। हर गुजरने वाला दिन अब राजा मदन पाल के लिए किसी नरक में बिताए गए भयानक साल के बराबर होता। रह रहकर अब उसे अपने किए का पछतावा होता। अब राजा को अपने आप से घिन आने लगी थी। अब राजा मदन पाल को पूरी दुनिया में अपने से बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं लगता। उसे लगता जैसे सारे संसार में सबसे दुष्ट और घिनौना व्यक्ति वही है। और ये सच भी था। राजा मदन पाल रात रात भर जाग कर खुद पर कोड़े बरसाता। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि कैसे भी करके वो राजकुमारी तारा को ढूंढे और उसके पैरों में गिरकर नाक रगड़कर उससे माफी मांगे। यदि वो अपने जीते जी इस जन्म में ऐसा कर पाया तो उसकी आत्मा को बहुत सुकून मिलेगा और कम से कम वो मर तो चैन से पाएगा, वरना मृत्यु के बाद भी वो इस घिनौनी सोच और अपराध की अग्नि में जलता रहेगा। इन्हीं विचारों की अग्नि में जलते राजा मदन पाल के दिन गुजर रहे थे। उधर राजा धर्मपाल अपने पुत्र राजकुमार अभिमन्यु के लिए फिर से कोई योग्य वधू ढूंढने में लग गया क्योंकि राजकुमारी तारा की मृत्यु के संदेश को अब साल भर से ऊपर हो चुका था। ऐसे में राजा धर्मपाल फिर से अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह करवाना चाहता था। राजकुमार अभिमन्यु को जब ये खबर मिली तो वो अपने पिता राजा धर्मपाल के पास जाता है और कहता है, माफ कीजिएगा पिताजी, पर हर इंसान के जीवन में शादी और प्रेम केवल एक ही बार होता है और मेरे जीवन में वो हो चुका है। भले ही मैंने राजकुमारी तारावती के साथ समय व्यतीत न किया हो, पर मेरा प्रेम तो उसी से है। मुझ में ही कोई दोष होगा, तभी तो वो मुझे छोड़कर चली गई। और इस बात की क्या प्रतिभूति है कि मेरे दूसरे विवाह के पश्चात मेरी दूसरी पत्नी जिंदा रहेगी। तो हे पिताश्री, मैं अब दूसरी शादी नहीं करूंगा। पर राजा धर्मपाल के ऊपर राजकुमार की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी तलाश जारी रखी। जब ये बात उड़ते उड़ते राजकुमारी तारा के कानों तक पहुंची कि उसका पति उससे इतना प्रेम करता है कि वो अब दूसरा विवाह तक नहीं करना चाहता, तो वो भाव विभोर हो उठी। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसका मन कर रहा था कि वो अभी भागी भागी अभिमन्यु के पास जाए और उससे लिपटकर अपनी सारी व्यथा उसे कह सुनाए। पर किस मुंह से वो अपनी आप बीती राजकुमार अभिमन्यु के सामने बताए? किस मुंह से उसे ये कहे कि उसका पिता कितना नीच और घिनौना व्यक्ति है? ये विचार उसके मन में आते ही राजकुमारी के कदम आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो बेचारी चुपचाप एक कोने में बैठकर बहते नेत्रों के साथ अपने भाग्य को कोसने लग जाती है। दिन बीतते गए। आखिरकार राजा धर्मपाल को राजकुमार के विवाह हेतु एक कन्या पसंद आ ही जाती है। राजकुमार अभिमन्यु को जब पता चला तो उसने बहुत मना किया, पर राजा धर्मपाल ने उसकी एक भी न सुनी और उसका विवाह पक्का कर दिया। जब ये खबर राजकुमारी तारा तक पहुंची तो उसके चेहरे पर बेबसी और क्रोध के मिश्रित भाव थे। राजकुमारी तारावती ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो राजकुमार अभिमन्यु का विवाह अन्य किसी दूसरी स्त्री के साथ नहीं होने देगी। एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने जीते जी अपने पति का विवाह किसी दूसरी औरत के साथ ये वो कदापि नहीं देख सकती। ये उसके लिए कभी न खत्म होने वाले अंगारों के रास्ते पर चलने जैसा है। अगले दिन राजा ने चंदा को राज दरबार बुलाया और राजकुमार के विवाह से संबंधित सारा कार्य उसे सौंपते हुए कहने लगे, चंदा, जो भी काम तुम्हारी देख रेख में होता है वो एकदम सही तरीके से होता है।
तो राजकुमार अभिमन्यु की शादी में जो भी छोटे मोटे काम होंगे, जैसे खाने पीने की व्यवस्था, साजो सजावट की व्यवस्था और कपड़े वगैरह, उन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। राजा की बात सुन चंदा अंदर ही अंदर जल भुन गई। उसे लगा जैसे राजा उसको उसी की अर्थी जलाने की जिम्मेदारी दे रहे हो। चंदा बेचारी चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाकर दरबार से चली जाती है। राजकुमार अभिमन्यु की शादी का मुहूर्त कुछ ही दिन बाद का निकला था। सब कुछ इतनी जल्दी करने की वजह थी राजा धर्मपाल का डर। उसे डर था कि शादी से नाखुश राजकुमार कोई बखेड़ा खड़ा न कर दे, इसलिए वो जल्द से जल्द उसका विवाह संपन्न करवाना चाहता था। दिन बीतते जा रहे थे। हर बीतते दिन को राजकुमारी तारा रो रो कर काट रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे राजकुमार अभिमन्यु की शादी टल जाए। दूसरी तरफ महल में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही शेष रह गए थे। राजकुमार की शादी थी तो राजा ने बहुत बड़े भोज का आयोजन भी किया हुआ था। आसपास के सभी गांवों से लेकर पास लगते राज्यों तक को भोज का निमंत्रण दिया हुआ था। पुराने समय में जब बड़े पैमाने पर भोज का आयोजन किया जाता तो भोजन के लिए मिट्टी के बर्तन उपयोग में लाए जाते थे। तो शादी भोज के लिए कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को लेकर राजमहल आया तो उसने चंदा से पूछा, इन बर्तनों को कहाँ उतारना है? गुस्साई चंदा बोली, इन्हें बाहर ले जाकर पटक दो। चंदा की बात सुन कुम्हार असमंजस में पड़ गया। अब चूंकि राजा ने चंदा को ही देख रेख का कार्यभार सौंपा हुआ था तो वो उसके कहे को टाल न सका और उसने बाहर जाकर सभी बर्तनों को नीचे पटक दिया। फलस्वरूप सभी बर्तन नीचे गिरते ही टूट गए। इतने में तेली भी तेल के पात्र लेकर आ गया। राजकुमारी तारा ने हुक्म देकर वो सारा तेल भी मिट्टी में उड़लवा दिया। यही कृत्य उसने ग्वाले के साथ भी किया। ग्वाला जब दूध लेकर आया तो चंदा ने उसके सारे दूध को भी जमीन पर बिखरवा दिया और अंत में जहाँ खाने की सामग्री रखी हुई थी वहाँ अनेकों कीटों को छोड़ दिया, जिससे सारी भोजन सामग्री भी नष्ट हो गई। जब राजा को चंदा की इन सभी हरकतों का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। राजा ने तुरंत उसे पकड़कर लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के सम्मुख पेश किया। गुस्साए राजा का मन तो कर रहा था कि वो अभी धक्के मारकर तुरंत उस कलमुही चंदा को अपने राज्य से बाहर कर दे, पर राजा अपने ही वचनों में बंधा हुआ था। उसने चंदा यानी राजकुमारी तारा को ये वचन दिया था कि वो उसे नौकरी से कभी नहीं निकालेगा। तो वचनबद्ध राजा ने अपना गुस्सा शांत करने और चंदा को उसकी सजा देने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े भी ऐसे कि हर कोड़े के साथ इसकी खाल उधड़ जाए। इसको पता तो चलना चाहिए कि इसने क्या जरूरत की है। राजा के आदेश पर राजकुमारी तारा को 100 कोड़े लगाए गए। कोड़े लगने से घायल बेचारी चंदा खून के आंसू रो रही थी। मारे दर्द के वो बिलबिला रही थी। कोड़े मारने की सजा पूरी होने पर सिपाही उसको उसकी झोपड़ी में छोड़ जाते हैं। वहां उसे उसी हालत में पड़े पड़े 1 दिन और निकल जाता है। किसी ने भी राजकुमारी तारा की कोई सुध नहीं ली। एक तो कोड़ों की मार, ऊपर से राजकुमार की शादी का दुख, मानो दुनिया जहान के सारे दुख बेचारी राजकुमारी को एक साथ मिल गए हों। उसे सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का था कि कल ही राजकुमार अभिमन्यु की शादी है। राजकुमार की शादी को टालने की उसकी हर योजना असफल हो चुकी थी। दुखी बैठी राजकुमारी तारा के मन में फिर से एक विचार आया, जिससे उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। अचानक वो अपने सारे दुख दर्द भूल एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ी होती है और अपने दर्द को भूल हिम्मत करके राजा की घुड़साल में जाती है और राजा के सबसे तेज भागने वाले घोड़े को ले तेजी के साथ वो उस नगर की ओर चल पड़ती है जहां राजकुमार अभिमन्यु का विवाह होना था। हवा से बातें करते घोड़े की बदौलत राजकुमारी तारा कुछ ही घंटों का सफर तय कर रोजीवास नगर पहुंच जाती है। रोजीवास नगर राजकुमार अभिमन्यु की ससुराल यानी उसकी होने वाली पत्नी का घर था। वहां पहुंचकर अपनी योजना के तहत राजकुमारी तारा घोड़े को बाहर खड़ा कर राजमहल में प्रवेश कर जाती है। राजकुमारी विलासिनी अपने कमरे में अकेली बैठी है। कल होने वाले विवाह की तैयारियों के चलते वो थोड़ी व्याकुल सी थी। तभी राजकुमारी विलासिनी को दरवाजे पर किसी की दस्तक महसूस हुई तो वे बोल पड़ी, कौन है बाहर? राजकुमारी तारावती बोली, राजकुमारी जी, मैं आपकी सेविका हूँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। राजकुमारी विलासिनी थोड़ा संकोच करते हुए बोली, अच्छा अंदर आ जाओ। राजकुमारी की सहमति मिलने पर राजकुमारी तारा झुके हुए सिर के साथ अंदर आ जाती है। उसको देख राजकुमारी विलासिनी बोली, बोलो क्या बात है? तारावती बोली, माफ करे राजकुमारी जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि कल आप राजकुमार अभिमन्यु से विवाह करने जा रही हैं, पर आपको यह
विवाह नहीं करना चाहिए। तारावती की बात सुन राजकुमारी विलासिनी चौंक जाती है और कहती है, क्या कह रही हो तुम, और तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी राजमहल में नहीं देखा। तब तारावती धीरे से राजकुमारी के पास आई और बोली, राजकुमारी जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, बस आप थोड़ा धीरज रखकर मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा एक बार। मैं चाहती थी कि शादी से पहले आपको ये सच्चाई जरूर पता होनी चाहिए। तारावती की बात सुन राजकुमारी विलासिनी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो सख्ती से बोली, ये पहेलियां बुझाना बंद करो और साफ साफ कहो जो तुम कहना चाहती हो। तब राजकुमारी तारावती बोली, राजकुमारी जी, राजकुमार अभिमन्यु यानी आपके होने वाले पति की पहली पत्नी अभी मरी नहीं है। ये सुन राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध हो उठ खड़ी हुई और बोली, ये क्या कह रही हो तुम? सबको तो यही बताया गया कि उनकी पत्नी मर चुकी है। तारावती बोली, नहीं राजकुमारी जी, वो जिंदा है, पर कुछ मजबूरियों के चलते उसने अपनी हकीकत को छुपा रखा है। वो अब भी अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है। राजकुमारी विलासिनी बोली, पर वो है कौन और तुम ये सब कैसे जानती हो? तब राजकुमारी तारावती धीरे से अपनी ओढ़नी हटाती है और कहती है, मैं ही हूँ तारावती, राजकुमार अभिमन्यु की पहली पत्नी। ये सुन राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है। फिर बोली, क्या है ये सब? मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तब राजकुमारी तारावती शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पूरी आप बीती राजकुमारी विलासिनी के आगे कह सुनाती है कि कैसे उसके धूर्त पिता के कारण उसे आधी रात को राजमहल छोड़ना पड़ा और क्यों उसने अपने सुंदर रूप को बिगाड़कर खुद को एक कुरूप स्त्री बना लिया और कैसे वो राजकुमार अभिमन्यु के महल में एक नौकरानी की तरह रह रही है। इतना कह राजकुमारी तारा अपनी ओढ़नी के पल्लू से अपने चेहरे की कालिक हटाती है। ये देख और पूरी बात जान राजकुमारी विलासिनी स्तब्ध रह जाती है। आगे राजकुमारी तारा बोली, माफ करना बहन, पर अब भी राजकुमार अभिमन्यु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नजरों में ये जानते हुए भी कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, वो तो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर अपने पिता के कारण मजबूरी में वो ये सब कर रहे हैं। राजकुमारी तारा की पूरी बात सुन राजकुमारी विलासिनी हैरानी के साथ साथ बहुत भावुक भी हो जाती है और कहती है, तो फिर तुम ये सब राजकुमार को बता क्यों नहीं देती? कब तक अपने मुंह पर ऐसे कालिक पोते अपनी सच्चाई को छुपाती फिरोगी? आगे राजकुमारी विलासिनी तारावती से कहती है, ये सब जानने के बाद मैं तो राजकुमार अभिमन्यु से विवाह के लिए मना कर दूंगी, पर जब राजकुमार अभिमन्यु के पिता कहीं और उनकी शादी तय कर देंगे तो क्या तब भी तुम वहां जाकर उसकी होने वाली पत्नी को अपनी ये दास्तां सुनाती फिरोगी? और ऐसा कब तक करती रहोगी तुम? राजकुमारी विलासिनी की बात सुन तारावती बोली, नहीं राजकुमारी जी, ऐसा नहीं है। मैं बहुत जल्द अनुकूल समय देखकर अपनी सच्चाई राजकुमार अभिमन्यु को बता दूंगी। पर हे राजकुमारी साहिबा, तब तक मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप ये राज किसी को भी नहीं बताएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हकीकत, मेरी सच्चाई का पता राजकुमार अभिमन्यु को किसी और से चले। आखिर राजकुमारी विलासिनी भी थी तो एक औरत ही। वो राजकुमारी तारावती का दुख समझकर उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसकी सच्चाई किसी के आगे बयान नहीं करेगी और कोई अन्य कारण देकर राजकुमार से विवाह के लिए मना कर देगी। राजकुमारी विलासिनी की बात सुन राजकुमारी तारा को बहुत सुकून मिला। वो हाथ जोड़कर राजकुमारी का शुक्रिया अदा कर खुशी खुशी उससे विदाई ले वापस प्रतापगढ़ की ओर रवाना हो जाती है। राजकुमारी तारा जल्दी से जल्दी प्रतापगढ़ पहुंचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाहर जाने की खबर किसी को भी पता चले। राजकुमारी तारावती के जाने के बाद राजकुमारी विलासिनी अपने माँ बाप के पास जाती है। देखा तो वो दोनों बहुत खुश थे और कल होने वाले उसके विवाह की ही चर्चा कर रहे थे कि इतना अच्छा दामाद तो बड़ी किस्मत से मिलता है। उनको खुश देख राजकुमारी विलासिनी का मन थोड़ा उदास हो जाता है, पर फिर भी वो कड़ा हृदय करके उनके पास जाती है और कहती है कि वो ये विवाह नहीं करेगी। उसकी बात सुन उसके माता पिता हैरानी के साथ उससे विवाह न करने की वजह पूछते हैं। तब राजकुमारी बोली, माफ करना पिताजी, माताजी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मेरा दिल बिल्कुल भी ये शादी करने की गवाही नहीं दे रहा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस शादी से कोई खुश नहीं रह पाएगा, ना मैं, ना राजकुमार अभिमन्यु और ना आप सब। अंततः मैं ये फैसला बहुत सोच समझ कर ले रही हूँ। आप लोग मुझ पर भरोसा कर मेरा यकीन कीजिए और कोई अन्य सवाल मत पूछिएगा बस। राजकुमारी की बात सुन उसके माता पिता दुखी मन से उसकी बात स्वीकार लेते हैं। अगले दिन राजकुमारी विलासिनी के पिता अपने एक विश्वास पात्र सेवक के हाथों शाही पत्र में ये सूचना लिखकर राजा धर्मपाल के पास भिजवा देते हैं। सेवक जब शाही पत्र ले राजा धर्मपाल के पास जाता है तो वे तुनक जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें ऐसा पत्र मिला था तब उस पत्र में उनकी पुत्र वधू की मृत्यु का समाचार था। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका के साथ वे अनमने ढंग से सेवक को आदेश देते हुए
पत्र पढ़ने को कहते हैं। राजा का आदेश मिलने पर सेवक पत्र पढ़ना शुरू करता है। श्रीमान महाराज धर्मपाल जी को मेरा सादर प्रणाम। आपके द्वारा राजकुमारी विलासिनी और राजकुमार अभिमन्यु के मध्य प्रस्तावित विवाह हेतु जो स्नेह और विश्वास प्रकट किया गया, उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। परंतु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पुत्री राजकुमारी विलासिनी इस विवाह प्रस्ताव से विनम्रता पूर्वक पीछे हटने का निर्णय ले चुकी है। राजकुमारी का मत है कि यह विवाह दोनों राज्यों के सम्मान और भविष्य की शांति के लिए यदि न हो तो अधिक उचित रहेगा। उनके मन में इस संबंध को लेकर एक ऐसा आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है जिसे उन्होंने पूरी शिष्टता व आत्म गौरव के साथ हमारे समक्ष रखा। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह निर्णय किसी बाहरी दबाव, असम्मान या अपमान के कारण नहीं लिया गया है, बल्कि यह हमारी पुत्री की अंतरात्मा की आवाज है जिसे हम नकार नहीं सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस निर्णय को सम्मान देंगे और दोनों राज्यों के मध्य सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण संबंध पूर्ववत प्रगाढ़ बने रहेंगे। आपका सदा शुभ चिंतक महाराज रत्नवर्धन सिंह। ये खबर सुनते ही राजा धर्मपाल के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, पर अब अचानक ये मनहूस खबर। ये दूसरी बार था जब उनके बेटे के विवाह में अड़चन आई थी। राजा धर्मपाल अपने सिर को पकड़कर गहरी चिंता में चले जाते हैं। दूसरी बार घटी इस दुखद घटना के कारण राजा धर्मपाल दुखी हृदय से ये सोच ही रहे थे कि पता नहीं उनके पुत्र के साथ ही बार बार ये सब क्यों हो रहा है। इतने में दरबार में ही मौजूद राजकुमार अभिमन्यु उठकर उनके पास आते हैं और गुस्से से कहते हैं, देख लिया पिताजी, हम तो आपको पहले ही मना कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमारे भाग्य में विवाह सुख होता तो हमारी पहली पत्नी मरती ही नहीं, पर आप किसी की सुने तब ना। अब बस बहुत हुआ ये सब। अब अगर फिर से आपने मेरा विवाह करने की कोशिश की तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। इतनी बात कहकर गुस्से और दुख के मिश्रित भावों के साथ राजकुमार अभिमन्यु पैर पटकते हुए दरबार से चले जाते हैं। इधर राजकुमारी तारा भी प्रतापगढ़ पहुंच जाती है और महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप बिना किसी को कानों कान खबर लगे घोड़े को घुड़साल में ज्यों का त्यों बांधकर वापस अपने स्थान पर आ जाती है। जब उसे रोजीवास नगर से आए शाही पत्र की बात पता चली और मालूम हुआ कि राजकुमार अभिमन्यु का विवाह टूट गया है तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर से उसके दिन खुशी खुशी कटने लग जाते हैं। समय बीतने लगता है। चंदा यानी राजकुमारी तारा का ये नियम था कि वो दोपहर के समय नित्य नियम से सभी गायों को चराने के लिए जंगल लेकर जाया करती थी और वहाँ एकांत में तालाब में स्नान करती और स्नान के पश्चात फिर से अपनी पूरी देह पर कालिख पोत लिया करती। पर एक दिन दैवयोग से राजकुमार अभिमन्यु जंगल की तरफ आ निकले। राजकुमारी तारा तालाब में स्नान कर रही थी। वो एकदम निश्चिंत हो अपने ही ख्यालों में खोई बड़े ही आनंद के साथ स्नान करने में मग्न थी। दूसरी तरफ राजकुमार अभिमन्यु जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। आमतौर पर वे इस समय कभी जंगल की तरफ नहीं आते थे। वो धीरे धीरे तालाब की ही ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी तारा अपने निर्धारित समय में स्नान कर वस्त्र आदि पहनने के उपरांत आखिर में बचे हुए अपने हाथों के ऊपर कालिख पोत रही थी। तब तक राजकुमार अभिमन्यु घूमते घूमते जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उनकी नजर राजकुमारी तारावती पर गई। राजकुमारी का मुख उस समय दूसरी दिशा में था। वो बड़े ही आराम से आखिर में बचे अपने हाथों पर कालिख पोतने में तल्लीन थी। राजकुमार की नजर जब उसके गोरे हाथों पर गई तो वो अचंभित हो गया। ये कैसे हो सकता है? इसके हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? ये तो काली थी ना। क्या ये कुछ छिपा रही है? क्या इसकी हकीकत कुछ और ही है? जरूर इसके पीछे कोई तो रहस्य है। एकदम से ऐसे अनेकों सवाल राजकुमार अभिमन्यु के दिमाग में उथल पुथल मचाने लगे। तभी राजकुमार ने विचार किया कि अभी उसके पास जाए और उसी से इस सब के बारे में पूछे। पर अगले ही पल वो कुछ सोचकर रुक गया। उसने विचार किया कि वो कल फिर से इसी समय यहाँ आएगा और पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। इसी सोच के साथ राजकुमार अभिमन्यु ने चुपचाप अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और जरा सा भी शोर किए बिना वहां से चला गया। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने चंदा के हाथों की छवि उभर कर आ रही थी। आखिर एक कुरूप स्त्री के हाथ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए राजकुमार अभिमन्यु कल बीती घटना के समय से बहुत पहले ही जंगलों में चला जाता है और तालाब के पास झाड़ियों में छिप कर बैठ जाता है। दोपहर का समय हुआ तो गायों के रंभाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमार अभिमन्यु और अधिक सकता है। इसके हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? ये तो काली थी ना। क्या ये कुछ छिपा रही है? क्या इसकी हकीकत कुछ और ही है?
जरूर इसके पीछे कोई तो रहस्य है। एकदम से ऐसे अनेकों सवाल राजकुमार अभिमन्यु के दिमाग में उथल पुथल मचाने लगे। तभी राजकुमार ने विचार किया कि अभी उसके पास जाए और उसी से इस सब के बारे में पूछे। पर अगले ही पल वो कुछ सोचकर रुक गया। उसने विचार किया कि वो कल फिर से इसी समय यहाँ आएगा और पूरी सच्चाई का पता लगाएगा। इसी सोच के साथ राजकुमार अभिमन्यु ने चुपचाप अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और जरा सा भी शोर किए बिना वहां से चला गया। रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। बार बार उसकी आंखों के सामने चंदा के हाथों की छवि उभर कर आ रही थी। आखिर एक कुरूप स्त्री के हाथ इतने सुंदर कैसे हो सकते हैं? इन्हीं विचारों की उधेड़-बुन में करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है। सच्चाई का पता लगाने के लिए राजकुमार अभिमन्यु कल बीती घटना के समय से बहुत पहले ही जंगलों में चला जाता है और तालाब के पास झाड़ियों में छिप कर बैठ जाता है। दोपहर का समय हुआ तो गायों के रंभाने की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजकुमार अभिमन्यु और अधिक सतर्क होकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में राजकुमारी तारा गायों के साथ तालाब के निकट पहुंच जाती है। हमेशा की तरह उसने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद तालाब के किनारे जा स्नान करने के लिए अपने वस्त्र उतारने लग जाती है। राजकुमार अभिमन्यु ये देखते ही आंखें बंद करके दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। पराई स्त्री को ऐसे देखना उनके लिए अक्षम्य अपराध था। जैसे ही पानी की कलकल की ध्वनि उसके कानों में पड़ी तो उसे यकीन हो गया कि चंदा अब पानी में उतर चुकी है। तो उसने आंखें खोलकर फिर से तालाब की तरफ देखा। पानी में उतरते ही चंदा यानी राजकुमारी तारा की कालिख उतर चुकी थी और उसका सुंदर चेहरा दमक रहा था। जब राजकुमार की नजर उसके चमकते हुए बेदाग चेहरे पर पड़ी तो तुरंत उसे झटका सा लगा। वही सुंदरता, वही होंठ, वही कजरारी आंखें, वही मासूमियत, वही तेज। सालों पहले देखे उस चेहरे को वो कैसे भूल सकता था? उसे बस कुछ याद था तो वो था उसकी पत्नी राजकुमारी तारावती का वो चेहरा। शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जब उसने राजकुमारी तारा के इस चांद से चेहरे और उसकी हर छोटी से छोटी बारीकी को याद न किया हो। राजकुमारी आनंदित हो स्नान कर रही थी और राजकुमार फटी आंखों से बस उसे देखे जा रहा था। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने घटित हो रहा ये दृश्य सच है या कोई सपना। क्या सच में उसके सामने उसकी पत्नी राजकुमारी तारा है या कोई और? एक साथ इतना सब कुछ वो सहन नहीं कर पाया और वहीं गश खाकर गिर पड़ा। जब राजकुमार की मूर्छा टूटी और उसे होश आया तो देखा वहां कोई नहीं था। चंदा वहां से जा चुकी थी और दिन भी ढल चुका था। विचारों के सागर में मंथन करते हुए राजकुमार अभिमन्यु वापस महल में आ गया। बिना खाना खाए, बिना जलपान किए वो सीधे अपने कमरे में चला गया और फिर से वही सब सोचने लगा। क्या मैंने आज जो कुछ देखा वही सत्य है? क्या मेरा दिल जो कह रहा है वही सत्य है? लेकिन कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तारा तो बहुत साल पहले मर चुकी है और कहाँ महल में काम करने वाली कुरूप चंदा? आखिर क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है? इसमें कुछ तो रहस्य है। मैं इस रहस्य को खोल कर रहूंगा। अगले दिन फिर से राजकुमार चंदा के आने से पहले ही जंगल में जाकर उसी जगह पर झाड़ियों की आड़ लेकर बैठ गया। रोज की तरह आज भी चंदा आई और स्नान करने तालाब में उतर गई। कल की भांति तालाब में उतर जाने के बाद फिर से राजकुमार ने उसे देखा। अब राजकुमार को ये पक्का हो चुका था कि हो न हो यही मेरी तारा है। स्नान करने के पश्चात जब राजकुमारी तारा तालाब से बाहर आ वस्त्र आदि पहनकर कालिख पोतने लगी तभी राजकुमार ने जोर से उसे आवाज दी। राजकुमारी तारावती। एकदम से ऐसे अपना नाम पुकारे जाने पर भौचक्की सी राजकुमारी पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, कौन है? किसने आवाज दी? तभी राजकुमार अभिमन्यु झाड़ियों से निकलकर बाहर आता है और सीधा राजकुमारी तारा के पास जा उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एक बार तो राजकुमारी तारा थोड़ा सकपकाई, पर जिस पति की वो एक झलक देखने तक को तरसती रहती थी उसे यूं अपने पास देख उसे भी पिघलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। दोनों एक दूसरे को कसकर बाहों में भर लेते हैं। इसी अवस्था में दोनों को पता नहीं कितना ही समय निकल जाता है। दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। बस दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़े खड़े थे और दोनों की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। बहुत देर बाद राजकुमार बोला, मुझे पता था ये तुम ही हो, पर अब तक तुम ऐसे क्यों रह रही थी? क्यों तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? अनजाने में कितने ही जुल्म हुए तुम पर। जब तुम जिंदा थी तो क्यों अपनी मृत्यु का संदेश भेजा? और फिर क्यों यहाँ इतनी मुश्किलों में एक छोटी सी नौकरानी बनकर रही? राजकुमार ने एक साथ ढेरों सवाल दाग दिए, पर राजकुमारी तारा बिना एक भी शब्द बोले बस रोए जा रही थी।
उसे तो जैसे आज सारा जहां मिल गया हो। कुछ देर बाद दोनों थोड़े शांत हुए तो वहीं तालाब के किनारे बैठ गए। राजकुमार का अपने प्रति प्रेम और सम्मान देखकर राजकुमारी तारा ने निश्चय किया कि वो राजकुमार को सब बता देंगी। यही वो अनुकूल समय है। फिर राजकुमारी ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी व्यथा बहते नेत्रों के साथ राजकुमार अभिमन्यु के आगे कह सुनाई। सब कुछ जानने सुनने के बाद राजकुमार अभिमन्यु भौचक्का रह जाता है। नाजुक सी राजकुमारी कितना कुछ झेल गई। राजकुमारी तारा के रूप में मिली जीवन संगिनी पर उसे गर्व हो रहा था, जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर बार तक को छोड़ दिया, नौकरानियों की तरह रही और क्या कुछ नहीं सहा। राजकुमार अभिमन्यु बोला, सुनो प्रिय, जो हुआ मैं उसको बदल तो नहीं सकता, पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि मैं अब कभी भी कोई भी दुख दर्द, कोई भी मुश्किल तुम्हारे जीवन में नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे गर्व है तुम्हारे जैसी जीवन संगिनी मिलने पर। और तुम किस बात के लिए शर्मिंदा हो रही हो? अरे तुमने तो वो किया और सहा है जो शायद दूसरी कोई भी औरत न सह पाती और न कर पाती। राजकुमार अभिमन्यु राजकुमारी तारा को अपने साथ ले राजमहल चला जाता है। जब सबको पूरी बात की खबर लगी तो जिस किसी ने भी राजकुमारी के साथ दुर्व्यवहार किया था उन सब ने उससे माफी मांगी, जिनमें उसे महल के द्वार पर रोकने वाले पहरेदार से लेकर हर वो शख्स था जिसने उसके कुरूप होने पर उसे ताने मारे थे, उसका मजाक उड़ाया था। अंत में राजा धर्मपाल ने भी अपनी पुत्र वधू से माफी मांगी और बोले, मुझे माफ कर देना बेटी, अनजाने में ही सही, पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर, तुम्हारे ऊपर कोड़े तक बरसवाए। अपने सामने यूं अपने पिता ससुर को हाथ जोड़ माफी मांगता देख राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मैं भी आपके स्थान पर होती तो शायद अपने पुत्र के विवाह को खराब करने की कोशिश करने वाले को यही सजा देती। राजा धर्मपाल तुरंत अपने सेनापति को हुक्म देता है कि अपनी फौज को तैयार करो, हम कल ही विलासनगर के ऊपर आक्रमण करेंगे। उस दुष्ट राजा मदनपाल की ये मजाल, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? तब राजकुमारी तारा बोली, नहीं पिता महाराज, आपके ऐसा करने से पहले मैं खुद एक बार राजकुमार अभिमन्यु के साथ जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ। राजा धर्मपाल न चाहते हुए भी उन्हें वहाँ जाने की आज्ञा दे देता है। जब राजकुमारी तारा अपने पति राजकुमार अभिमन्यु के साथ विलासनगर गई तो एक नौकर ने उसे बताया कि उसका पिता अपने जीवन के आखिरी दिन जी रहा है। उसके जाने के बाद पता नहीं उसे किस दुख ने घेर लिया, न वो किसी से बात करता है न कुछ बोलता है, हमेशा बहुत दुखी और खोया खोया सा रहता है। ये जानने के बाद जब राजकुमारी अपने पिता के पास गई तो राजकुमारी को देख मृत्यु के निकट उसका पिता उसके पैरों में गिरकर रोते हुए उससे माफी मांगता है और कहता है, बेटी मुझे माफ कर देना, मैं इस दुनिया का सबसे बुरा पिता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हर दिन मैं तिल तिल कर खुद को कोसते हुए मरा हूँ। शायद ये प्राण तुमसे माफी मांगने के लिए ही अटके हुए थे। इतना कहते ही राजा मदनपाल के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। नम आंखों से राजकुमारी तारा विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर राजकुमार के साथ वापस अपनी ससुराल लौट आती है। वापस आने के बाद वो दोनों एक बार फिर से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फिर कभी राजकुमारी तारावती के जीवन में कोई और दुख नहीं आया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें जिंदगी के उस गहरे सत्य से रूबरू कराती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली सुंदरता और शक्ति हमारे भीतर होती है, न कि हमारे बाहरी रूप में। राजकुमारी तारा की पीड़ा और उसका आत्मसम्मान ये बताता है कि जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हम टूटते हुए संसार में भी अपने अंदर की आत्मा की शुद्धता और अपराजेयता को कायम रख पाते हैं। हमारे कर्म और हमारी समझ ही हमें बांधते हैं या आजाद करते हैं। तारा ने हर जुल्म सहते हुए भी अपने दिल की पवित्रता नहीं खोई। यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। राजकुमार अभिमन्यु का प्रेम और उसकी ममता दिखाती है कि जब इंसान सच्चे दिल से देखता है तो वह बाहरी आवरण को पार कर अंदर की आत्मा को पहचानता है। यही सच्चा प्रेम है जो दुखों में भी साथ देता है, माया और दिखावे से परे। दुष्ट राजा मदनपाल की मृत्यु यह भी दर्शाती है कि अधर्म की सत्ता अस्थायी है, अंत में न्याय और सत्य का ही राज्य होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और प्रेम की ताकत से बड़ा कोई धर्म नहीं। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, आशा कभी खत्म नहीं होती। दुख और कष्ट हमें उस राह पर ले जाते हैं जहां हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं। अंततः माफी और प्रेम ही हमारे दिलों को शांति देते हैं। जैसे तारा ने अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान के लिए लड़ा, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में हर कठिनाई में अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए जो हमें सच्चाई की ओर ले जाती है।